टू अनदर क्लास ऑफ केमिस्ट्री बेसिक्स। तो पिछले क्लास के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था कि डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्टिविटी। देखिए, केमिकल प्रॉपर्टी और केमिकल रिएक्टिविटी का मतलब क्या होता है वो हमको पहले समझना होगा। तो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है कि वो है रिएक्शन ऑफ वन मॉलिक्यूल विथ अनदर मॉलिक्यूल। तो ये हमारे केमिकल रिएक्टिविटी को सिग्निफाई करता है या फिर उसको जस्टिफाई करता है कि कोई मॉलिक्यूल कितना फास्ट रिएक्ट कर रहा है और कोई मॉलिक्यूल कितना स्लो रिएक्ट कर रहा है। तो यही हमारा केमिकल रिएक्टिविटी का मेन फंडा है। तो ग्रेटर द टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ अदर स्पीसीज, ग्रेटर विल बी द रिएक्टिविटी एंड ग्रेटर विल बी रिएक्शन रेट एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब है कि किसी भी मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करने का जो टेंडेंसी है, अगर वो ज़्यादा है तो उसका मतलब क्या होगा, उसका रिएक्टिविटी भी ज़्यादा होगा और रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोग कंसिडर कीजिए कि आपका एक फ्रेंड आपको मिला है, आप लोग कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पे आपको आपका एक फ्रेंड के साथ मुलाकात हुआ। तो अब क्या होगा, वो आपका पहचान का है तो आप झट से उसके पास जाओगे और बात करोगे। तो अगर कोई दूसरा ऐसा क्लासमेट मिले जिसके साथ आपको उतना ज़्यादा इंटीमेसी नहीं है, तो क्या आप उसको देख के उसके पास जाके वैसे ही बात करोगे जैसा अपने दोस्त के साथ किया था? नहीं करोगे। तो ये आपके रिएक्टिविटी को सिग्निफाई करता है। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के बीच भी ऐसा ही रिएक्टिविटी होता है। वो सबके साथ रिएक्शन नहीं करते, वो खुद भी रिलैक्टेंट होते हैं कि नहीं यार छोड़ दो, मुझे उसके साथ रिएक्ट नहीं करना, मुझे उसके साथ बॉन्ड नहीं बनाना। ओके, तो ऐसे ही हमारे लाइफ के साथ जो भी होता है, मॉलिक्यूल्स के लाइफ के साथ भी वही चीज़ होता है। तो जितना ज़्यादा रिएक्शन का टेंडेंसी, दैट मीन्स अपने दोस्त से मिलने का जितना ज़्यादा इच्छा होगा उसे, वो उतना ही फास्ट रिएक्ट करेगा, आप भी उतना ही फास्ट रिएक्ट करोगे, है ना। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा वो है कंपैरिजन बिटवीन टू स्पीसीज इन टर्म्स ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो इसका मतलब क्या है, सपोज आपके पास ए मॉलिक्यूल है, आपके पास बी मॉलिक्यूल है और उसको आपने सी दिया है, तो कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा, ए करेगा या फिर बी करेगा? तो इसी को हमको समझना है। इसका हमारा फ्यूचर पर्पस क्या होता है? फ्यूचर पर्पस है अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ द केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन, वो जो रिएक्शन है ए और बी दोनों के बीच, दोनों का सी के साथ, तो वो किस तरह से होगा, उसका जो रिएक्शन का जो नेचर है वो हमको समझना है। तो उसको हम समझ सकते हैं कि अगर हम लोग दो स्पीसीज में कंपेयर करना सीखें। नेक्स्ट, टू प्रेडिक्ट व्हिच स्पीसीज विल रिएक्ट फास्टर एंड व्हिच विल बी रिलैक्टेंट। तो ए और बी में से कौन ज़्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा और कौन ज़्यादा स्लो रिएक्ट करेगा, इससे हम लोगों को इस कॉन्सेप्ट से पता चलेगा। अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस है कि अगर आपके पास कोई भी सबस्ट्रेट हो, अगर आपके पास चॉइस हो, तो आप जो वही सबस्ट्रेट को चूज़ करोगे जो फास्ट रिएक्ट करता है किसी भी रिएक्शन में, है ना। जो स्लो रिएक्ट करता है उसको आप चूज़ नहीं करोगे फॉर प्रैक्टिकल पर्पस। तो ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग मैकेनिज्म ऑफ द ऑर्गेनिक रिएक्शंस। तो रिएक्शन मैकेनिज्म मतलब क्या होता है? मैकेनिज्म मतलब होता है कि कोई भी रिएक्शन किस पाथवे से जा रहा है या फिर स्टेप बाय स्टेप। सपोज ए से एफ हो रहा है, तो आपको ए से बी जाना होगा, बी से सी, सी से डी, डी से ई एंड ई से एफ। तो ये जो फुल स्टेप है इसको रिएक्शन मैकेनिज्म बोलते हैं। तो रिएक्शन मैकेनिज्म में बॉन्ड क्या होता है? बॉन्ड ब्रेक होता है और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं। सो बॉन्ड फॉर्मेशन, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये जो ब्रेकिंग और फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है, तो ब्रेकिंग कैसे होगा, कौन से डायरेक्शन में होगा, कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा नहीं होगा,
ये सभी कुछ आप लोग यहाँ से पता कर सकते हो। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आए तो हमारे फ्यूचर में इन सभी चीज़ों को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास इनफ नॉलेज होगा। तो ये तो सिर्फ एक ही क्या बोलते हैं उसे, एक ही पॉइंट के ऊपर, दैट इज डाइपोल मोमेंट के ऊपर हम लोग बोल रहे हैं। तो ऐसे 4-5 पॉइंट्स और भी हैं जो सब एक साथ मिलके किसी भी केमिकल रिएक्शन का मैकेनिज्म पाथवे डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। तो वो हम लोग धीरे धीरे से समझेंगे। तो हम लोग पहले एक एग्जांपल कंसिडर कर लेते हैं। जैसे कि हमारा आज का टाइटल है कि डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी और रिएक्टिविटी। तो रिएक्टिविटी अगर हम लोगों को कंसिडर करना है तो कैसा, यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है जैसे कि C++S। हम लोग सिर्फ इसी पार्ट को कंसिडर करेंगे, C++N एंड C++O। तो ये जो 3 डबल बॉन्ड्स हैं, यहाँ पे देखिए 3 हेटेरो एटम लगा हुआ है। तो किसी भी सिस्टम के साथ इनका रिएक्टिविटी कैसा होगा, उसका ऑर्डर कैसा होगा। तो अगर हम लोग देखें कि यहाँ पे कार्बन से सल्फर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन सभी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हेटेरो एटम की तरफ ही होगा। पर इन तीनों में से जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आता है वो है इन तीनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस। क्योंकि ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके बाद नाइट्रोजन और उसके बाद आता है हमारा सल्फर। तो जहाँ पे ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो वो इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर शिफ्ट करेगा बहुत ज़्यादा, है ना। तो ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर ज़्यादा शिफ्ट करेगा और कार्बन के ऊपर ज़्यादा डेल प्लस चार्ज जनरेट होगा। सो ग्रेटर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन विल बी देयर। और नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है तो इसके लिए थोड़ा कम होगा, और सल्फर के लिए सबसे कम। तो अभी कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन है, दैट मीन्स कार्बन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ हो रहा है, तो वो कार्बोनिल के लिए सबसे ज़्यादा है, ये कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड के लिए मीडियम है, और कार्बन सल्फर बॉन्ड के लिए सबसे कम है। तो अगर हम लोग बोले कि इनका रिएक्टिविटी कैसा, रिएक्टिविटी कि ये सबको OH माइनस के साथ रिएक्ट करना है। तो आप लोग देखिए कि मैंने पहले भी बोला है कि अगर हमारा एक मॉलिक्यूल है या फिर एक सबस्ट्रेट है और दूसरा सबस्ट्रेट है, तो इन दोनों का C के साथ रिएक्शन में कैसा रिएक्टिविटी होगा हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए OH माइनस एक नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पे जाएगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा। तो जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज उतना ही उसकी ओर अट्रैक्ट होगा, है ना। क्योंकि जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का डिफरेंस होगा उतना ही अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। तो कार्बोनिल कार्बन में जैसे कि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे, तो OH माइनस बहुत फास्ट इसके साथ ऐड होगा। उसके बाद आता है CN के कार्बन का, और उसके बाद आता है CS, दैट इज कार्बन सल्फर डबल बॉन्ड के कार्बन का। तो यहाँ पे कार्बन का जो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है वो सबसे ज़्यादा है यहाँ, उसके बाद इसमें, और उसके बाद इसमें। तो हमने देखा कि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज OH माइनस विल ऐड टू द C del plus center, where the greater is the del plus, greater will be the attraction towards OH minus and faster will be the addition, that is reactivity of that particular substrate will be high। तो जिसके पास भी डेल प्लस ज़्यादा होगा उसका रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होगा। तो अभी देखिए इसका डाइपोल मोमेंट भी सबसे ज़्यादा है, इसका मीडियम है और इसका सबसे कम है। इसका रिएक्टिविटी भी सबसे ज़्यादा है और इसका मीडियम है और इसका कम है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया कि डाइपोल मोमेंट कैसे किसी भी मॉलिक्यूल के रिएक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये बस एक ही फैक्टर था
अभी और भी बहुत सारे फैक्टर्स आने बाकी हैं जो हम लोग धीरे धीरे करके डिटेल में स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हम लोग सभी फैक्टर्स को अप्लाई करेंगे कि केमिकल रिएक्शन में किसी भी मॉलिक्यूल का रिएक्टिविटी कैसे चेंज होता है उसको समझने के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है लीडिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो डाइपोल मोमेंट हमको इंडक्टिव इफेक्ट की तरफ कैसे लीड करता है वही हम लोग अभी देखेंगे। तो ये क्या होता है, इफेक्ट ऑफ ग्रुप मोमेंट ऑन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडजेसेंट बॉन्ड which will create an alteration of electron cloud distribution due to the group moment or bond moment that will produce an induction on that particular bond। तो इसका मतलब क्या है, अच्छी तरह से समझिए कि ग्रुप मोमेंट, हमको पता है कि ग्रुप मोमेंट क्या है। वो अगर ये एक ग्रुप है मिथाइल ग्रुप CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे हमने क्या बोला है कि इट विल अफेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएगा, कौन से तरफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होगा। तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप ऑन दिस बॉन्ड। इसका मतलब बॉन्ड के ऊपर इफेक्ट, मतलब बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन कौन से तरफ होगा। तो अभी देखिए, यही से हम लोगों का इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो जेनरेट करता है कि हम लोगों को क्या पता है कि कार्बन हाइड्रोजन इन दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, पर कार्बन कार्बन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। यहाँ पे आप लोग अगर देखो कि CH2, यहाँ पे भी CH2 है, यहाँ पे कुछ और है। तो ये जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है टेक्निकली ये नॉन पोलर बॉन्ड है। तो अभी मिथाइल ग्रुप का जो ग्रुप मोमेंट है वो कैसे डिटरमाइन होता है, सभी बॉन्ड मोमेंट्स को सम अप करके। तो अभी ये देखिए, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझने की कोशिश कीजिए कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन से कार्बन की तरफ शिफ्ट हो रहा है, तीन हाइड्रोजन से। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे डेल माइनस, दैट इज नेगेटिव चार्ज विल बी कॉन्सेंट्रेटेड हियर। पर कार्बन जो कि उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, कार्बन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज नॉट सो इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो जो एलिमेंट जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो अपने ऊपर उतना ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज होल्ड कर सकता है। पर जैसे कि कार्बन उतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये अपना जो एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो इसके ऊपर पास करेगा। ओके, तो इसको ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पास कर रहा है। अभी पास करने का रिजल्ट क्या होगा, इस बॉन्ड के ऊपर, इस कार्बन के ऊपर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, तो ये अपना एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको फिर से पास करेगा। इसका मतलब यहाँ पे डेल माइनस होगा। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए कि ये नॉन पोलर था। पहले हम लोग अगर सिर्फ कार्बन कार्बन बॉन्ड को कंसीडर करें तो ये नॉन पोलर है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। और हाइड्रोजन को हम लोग कंसीडर नहीं करते, अभी सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग सिर्फ इसको ही कंसीडर करते हैं। तो देखिए कि यहाँ का जो टोटल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कार्बन खुद के ऊपर नहीं रख सकता, तो उसने पार्शियली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपने जो एडजेसेंट कार्बन है, पास का जो कार्बन है उसके ऊपर शिफ्ट किया। तो इसके ऊपर भी थोड़ा बहुत इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये भी एक्सेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने ऊपर नहीं रखेगा। तो यहाँ से थोड़ा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसने इस बॉन्ड पे भी शिफ्ट कर दिया। तो ये क्या हो रहा है, ये जो मिथाइल ग्रुप है हमारा, मिथाइल ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब खुद से दूर कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है ना, अपनी तरफ से शिफ्ट कर रहा है। और इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुश कर रहा है। तो पुश करने से क्या होता है, इस बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। यही इंडक्शन है, यही बॉन्ड इंडक्शन है। यहीं से हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट
जनरेट होता है। अभी और एक एग्जांपल देख लेते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये नाइट्रोमीथेन है, CH3NO2, ये नाइट्रोमीथेन है। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमेशा ज़्यादा होता है। तो बॉन्ड मोमेंट अगर हम लोग ऐसे कंसीडर करें तो ये हमारा हो गया बॉन्ड मोमेंट, और इसका जो रिजल्टेंट है दैट विल बी इट्स ग्रुप मोमेंट। तो अभी देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन खुद के ऊपर खुद की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, तो इसका मतलब ये डेल माइनस हुआ, ये भी डेल माइनस हुआ, यहाँ पे डेल प्लस जनरेट हो रहा है। तो अभी नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गया, तो वो कहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ लेगा, इस बॉन्ड से, है ना। तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी तरफ खींचेगा, तो ऐसे अपनी तरफ इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को शिफ्ट कर दिया है। तो यहाँ पे देखिए बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज हो गया। तो इस शिफ्टिंग के लिए इस कार्बन के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी कम हो जाता है। पहले जितना भी था, अगर सिर्फ हम लोग CH3 कंसिडर करते हैं तो उसमें जितना था, ये NO2 ग्रुप की वजह से उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतना ही कम हो गया, और वो क्या करेगा, इस बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर फिर से खींच लेगा। तो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वो अपनी ओर खींच लेगा। तो ऐसे हमारा जो नाइट्रोमीथेन है, और यहाँ पे डेल प्लस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हायर पॉजिटिव चार्ज, किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर। अभी आप लोग अगर बेस डालोगे, OH माइनस अगर दोगे, तो ये झट से इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करके NO2 CH2 माइनस, ये एनायन फॉर्म कर देगा। ओके, कार्बन आयन फॉर्म करेगा। तो देखिए क्या हो रहा है, ये NO2 क्या कर रहा है, अपनी तरफ पूरे सिस्टम से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है, और या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज पुलिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, तो दो तरह के हम लोगों को इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन में छेड़खानी हमको पता चला कि क्या है। एक जो हमारा ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन पुश कर सकता है किसी दूसरे बॉन्ड के ऊपर, और एक होता है कि एक हमारा एक जो ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप, वो क्या कर सकता है, वो किसी बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी ओर खींच सकता है। तो ये दो तरह के जो पुश एंड पुल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्ट्रीब्यूशन का जो चेंज हो रहा है एडजेसेंट बॉन्ड में, यही हमारा इंडक्शन का जन्म देता है, इंडक्शन इन बॉन्ड। ओके, और इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो आई थिंक आप सभी को ये समझ में आया है कि कैसे इंडक्शन का फॉर्मेशन होता है या फिर जनरेशन होता है किसी भी बॉन्ड में। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट का कॉन्सेप्ट। तो डाइपोल मोमेंट कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को जनरेट करता है, आई थिंक आप सभी को क्लियर हो गया है। अगर नहीं हुआ है, अगर कोई प्रॉब्लम हो, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका क्वेरी का आंसर ज़रूर दूंगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जो कि डाइपोल मोमेंट कैसे इंडक्टिव इफेक्ट को जन्म देता है। ओके, इंडक्टिव इफेक्ट का जन्म डाइपोल मोमेंट से आता है, और डाइपोल मोमेंट कहाँ से जनरेट करता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से। तो आप लोग देख रहे हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट भी अल्टीमेटली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ही जनरेट होता है ना। तो इसीलिए मेरा जो पहला वाला वीडियो में, डाइपोल मोमेंट के पहले वाला वीडियो में मैंने लिखा था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द गेम चेंजर, वो इसी तरह से जस्टिफाई होता रहेगा हर एक एपिसोड में। जब तक हम लोग केमिकल रिएक्शंस को स्टडी करेंगे, तब भी आप लोग देखना कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द वन फैक्टर ओनली which controls the chemical reactions। तो आज तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो फिर लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए। कोई भी प्रॉब्लम हो, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछ सकते हैं, और मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन भी रहा तो भी मैं अगले क्लास में इसको क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंडक्टिव इफेक्ट
स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड नाइट एंड स्टे वेल, स्टडी वेल। और अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने यंग सिबलिंग्स के साथ जो लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या फिर वो 11-12 में हैं या फिर जेई के प्रिपेयर कर रहे हैं और ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपके साथ, आप उन सब के साथ शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू एंड बाय।